सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, बुक है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स और इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों की व्याख्या भी पूरी डिटेल्स के साथ में दी गई है। व्याख्या क्या बोलते हैं कि एक दो क्वेश्चन ने पूरी व्याख्या को समझाया गया, इसमें बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, आप खुद भी इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। अगर आप काव्य शास्त्र या पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पहले जो आप हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर है। उसके बाद में गद्य साहित्य के अंतर्गत जो आपके निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, आलोचना, आत्मकथाएं, जो दलित विमर्श से संबंधित हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने पूरी डिटेल्स के साथ में करवाए हैं। लगभग कम से कम बता रही हूँ मैं 10,000 क्वेश्चन। अगर आप ये सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 20,000 क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 5 या 10 के बीच में क्वेश्चन करवाए। तो देख ले, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं हमने, पूरी डिटेल्स के साथ में वीडियो है। आज हम करेंगे आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित और ये हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? जो प्लेटो हैं इनके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, यही इस कथन ये गलत है प्लेटो का। क्यों? क्योंकि असत्य कथन पूछा गया आपसे, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है? नहीं, कविता है प्लेटो के अनुसार ईश्वरीय प्रतीत। ठीक है, क्या है? ईश्वर की, अचानक ईश्वर की या देवीय शक्ति होती कोई, उसकी कृपा से कविता करते हैं। और कविता वह कविता इंपॉर्टेंट होती है जो इनके अनुसार कविता कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? जो समाज सुधार में, राजनीतिक व्यवस्था में जो सामाजिक ढांचा है उसको मजबूत करे, वो कविता होगी। जैसी कविता मनोरंजन के लिए है, जो कविता किसी श्रृंगारिक कविता है, कोई भी प्रकार से किसी समाज में जो व्यक्त जो मतलब श्रृंगारिकता है या किसी भी प्रकार की भावनाएं, वो इन्होंने कविता नहीं माना है। उन्होंने कवि को भी इसके लिए बुरा बताया है। काव्य इन्होंने बताया है कि पहले यथार्थ होता है, यथार्थ के बाद में वस्तु जगत आती है और वस्तु जगत के बाद में होती है काव्य जगत। तो काव्य जगत उनके अनुसार तीसरी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? तीसरा पक्ष है, तीसरी सीढ़ी है। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या होता है? उन्होंने एक पलंग का उदाहरण दिया। जैसे पलंग बनाने वाले कौन है? पलंग का जो मूल जो पलंग है उसको निर्मित करने वाले कौन है? भगवान। और उसके बाद में उसको जो बढ़ई बनाता है वो दूसरा कौन होगा? वस्तु जगत। और तीसरा जो काव्य जगत होगा, जो चित्रकार उसका चित्र बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने काव्य का स्पष्टीकरण दिया था। और उस आधार के ऊपर आप देखेंगे तो कविता ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती है, इनके अनुसार कविता दैवीय शक्ति से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य और नाटक वो अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनको जो आप बोलकर, जो रचना के रूप में जो आप उसका वर्णन करते हो, तो आपकी दैवीय शक्ति है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे? देखिए, वही बात आ गई। काव्य है उसको भाव को उद्दीप्त करता है, वो तर्क को उद्दीप्त नहीं करता है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता देखिए कौन है? ईश्वर है। समझ गए आप इस बात को? क्योंकि कवि केवल क्या है? माध्यम है, और वास्तविक रचयिता कौन है? ईश्वर है। अगर किसी ने मतलब प्लेटो का काव्य सिद्धांत पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ा है तो उसको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, काव्य शास्त्र के लिए भी मैं बता दूं, प्रयागराज से हैं शायद एक डॉक्टर मैया सर, उनकी बुक है मेरे पास में काव्य शास्त्र की, बहुत ही अच्छी बुक दी गई। काव्य शास्त्र के जो प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, इनको लेकर उन्होंने 10 पेज लिखे। देखिए कितना बड़ा लिखा उन्होंने, मैंने पढ़ा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे से समझ में आएगा। आप तो मेरी तो राय है आपके लिए कि आप जो मैया सर हैं उनकी जो काव्य शास्त्र की बुक है वो आप परचेज करेंगे। येलो रंग की है लगभग, और वो आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, आप ले सकते हैं उसको। अगर आपको बड़े लेवल की तैयारी करनी है तो आपको काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसको पढ़ना ही होगा। ठीक है, देखिए हम अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बहुत दे दिया मैंने ज्ञान। ठीक है, चलिए, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, प्लेटो के संबंध में यह असत्य कथन है। ठीक है, कविता के ज्ञान से क्या है? कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, प्लेटो के संबंध में यह कथन असत्य है। शेष कथन प्लेटो के संबंध में सत्य है। प्लेटो का जन्म 347 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था। कब? 427 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ
और 347 ईस्वी पूर्व ये समाप्त हो गए थे। प्लेटो का मूल नाम क्या था? अरिस्तोक्लिस था। ठीक है, क्या नाम था? अरिस्तोक्लिस। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो याद रखेंगे, आपको क्रम लगाव में पूछी जा सकती हैं या फिर आपको आपस में जो मिलान करते हैं सुमेलित करना उसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, इओन, लॉज, रिपब्लिक, गोर्गियास, फिलेबुस, एपोलॉजी, सिंपोजियम आदि। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। क्या था प्लेटो? प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक थे। ठीक है, प्लेटो ने अपने इओन नामक संवाद में काव्य सर्जन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। ठीक है, प्लेटो का जो इओन नामक एक संवाद था, ठीक है, क्या था? संवाद। इसमें उन्होंने क्या किया था? देखिए एक मिनट, संवाद था, उसमें उन्होंने क्या किया था? काव्य सर्जन प्रक्रिया या काव्य हेतु। काव्य हेतु क्या होती है? काव्य हेतु। हेतु मतलब क्या था? कारण, कि काव्य किस कारण से हम लिखते हैं, उसकी चर्चा की है। ठीक है, इसमें उन्होंने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। मतलब काव्य हेतु मतलब काव्य का कारण क्या है? ईश्वरीय उन्माद। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सर्जन दैवीय शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। देखिए वही बात आ गई कि हमने आपको पहले भी बता दी कि जो कवि है वो काव्य सृजन किस प्रकार से करता है, किसके कारण करता है? वो दैवीय शक्तियों से प्रेरित होकर वो काव्य करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। याद रखेंगे, जो काव्य देवी है उसको प्लेटो जी ने म्यूजेज नाम से अभिहित किया है। उनकी जो काव्य देवी का नाम है वो क्या है? म्यूजेज। प्लेटो का कहना है, क्या कहना प्लेटो का? देखिए, प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि अपनी काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा के द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होकर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि जो सभी प्रकार के जो समर्थ कवि हैं वो अपनी जो काव्य रचना है वो किसी सचेष्ट जो कलात्मक प्रेरणा है उसके द्वारा नहीं करते। सचेष्ट मतलब उनके मन के अंदर चेष्टा आई और उन्होंने काव्य कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? दैवीय शक्तियों से प्रेरित होकर और उन्हीं से अभिभूत होकर वो क्या करते हैं? काव्य करते हैं। यानी कवि क्रम किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं है। क्या बोल रहे हैं प्लेटो जी? कि जो कवि क्रम है वो किसी भी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं है। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव होता है। देखिए, जो प्लेटो के अनुसार क्या है? जो कवि में सृजन मतलब काव्य करने की जो सर्जनता होती है, निर्माण करने की जो क्षमता होती है, उसका प्रादुर्भाव मतलब उसका क्या बोलते हैं? प्रादुर्भाव मतलब, देखिए क्यों भूल रही हूँ, मतलब उत्पत्ति। ठीक है, अलौकिक शक्ति के रूप में होती है। ठीक है, जो काव्य की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? अलौकिक शक्ति के रूप में होती है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं होती है। ठीक है, आप याद रखें कि कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं होती है, अलौकिक शक्ति के रूप में काव्य की जो सर्जन की क्षमता है वो प्रादुर्भाव होती है। प्लेटो ने नहीं मान, देखिए प्लेटो ने क्या नहीं माना? देखिए, कला में अनुकरण की बात है। देखिए हमने बताया था आपको पहले क्या होता है? यथार्थ जगत, उसका अनुकरण कौन करता है? बढ़ई, वो पलंग बनाता है। और फिर पलंग के बाद में उन्होंने बाकायदा ये उदाहरण दिए उन्होंने, और वो ही उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यथार्थ हो गया। यथार्थ का अनुकरण किसने किया? बढ़ई ने। और बढ़ई का अनुकरण किसने किया? चित्रकार ने। तो क्या हो रहा है? अनुकरण हो रहा है। और जो कला कर रहा है, कला जो कर रहा है, जो चित्रकार है, वो कला के अनुकरण की भी अनुकरण कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए, जो बढ़ई बनाया है, यथार्थ है, जो भगवान ने बनाया है, उसका अनुकरण किसने किया? बढ़ई ने। ठीक है, और जो बढ़ई ने जो पलंग बनाया उसका अनुकरण किसने किया? चित्रकार ने किया। तो देखिए, अनुकरण का भी अनुकरण हो गया। ठीक है, तो क्या है? कला में अनुकरण की बात की गई। ठीक है, कलाओं में पारस्परिक संबंधों का भी वर्गीकरण कर बात की गई है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कलाओं में जो संबंध है वो वर्गीकरण के आधार के ऊपर है। पहले भगवान, फिर भगवान से बढ़ई ने बनाया, बढ़ई से चित्रकार ने बनाया। कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य और सत्यता की प्रतिष्ठा की बात इन्होंने की है। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा है कि वही काव्य, वही कृति, वही सर्वमान्य होगी जो क्या होगी? आदर्श होगी, न्यायिक होगी, सौंदर्य और सत्य की प्रतिष्ठा की बात होगी। उसमें जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो उससे प्रभावित होंगी। और जो आपने जो क्या होता है कि अच्छे राज्य का निर्माण करना, ठीक है, सुशासित राज्य का निर्माण करना, ये कलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी। ठीक है, अगला है चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। देखिए, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न माना, ये कथन गलत है, क्योंकि
चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न माना, ये इनका कथन गलत है, क्योंकि इन्होंने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग माना है। चिंतन को भी माना है इन्होंने, ये नहीं कि चिंतन को नहीं माना और यहाँ पे बता दिया कि चिंतन को नहीं माना है, तो यही कथन आपका गलत है, ऑप्शन डी। देखिए, प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं माना है। कला को अनुकरण की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण के मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने कि जो अनुकरण है उसको मिथ्या तत्व का आरोप लगाया है इन्होंने, और जो कलागत जो सृजनशीलता है उसकी अवहेलना की है। प्लेटो ने यूनानी शब्द मतलब मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है। किनके अनुसार? प्लेटो के अनुसार अनुकरण है उसमें मिथ्या तत्व रहता है, जो कि है मतलब नुकसानदायक है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य की निर्माण करना। ठीक है, सुशासित हो, आदर्श राज्य हो, उनका यही एक काम है। उनका जो चिंतन है ना, उसके जो प्लेटो हैं उनके संपूर्ण चिंतन का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आदर्श राज्य, सुशासित राज्य का निर्माण हो। उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिकों की शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, क्या है जो उनके कला संबंधी जो विचार हैं वो भी जो आदर्श नागरिक हैं उनकी शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। ठीक है, कला के मूल्य के संबंध में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? उपयोगितावादी भी था और नैतिकतावादी भी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विध्यात्मक और मानकीय है। ठीक है, जो प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण है वो क्या है? विध्यात्मक भी है और मानकीय भी है। अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्लेटो हैं इनके अनुसार कला कैसी होनी चाहिए? एक आदर्श राज्य का निर्माण करती हो, आदर्श नागरिक का निर्माण करती हो, वहाँ के नागरिकों के लिए शिक्षित हो, सौंदर्यशील हो और वहाँ की जो जनता है उसके लिए भी वो लाभदायक हो। काव्य का निर्माण इनके लिए ये नहीं है कि देखिए कहानी पढ़ी, एक कहानी लगा लीजिए, एक काव्य लगा लीजिए, एक कविता लगा लीजिए, आपने उसको पढ़ा और मन में रोमांचित हो गए, लेकिन समाज के लिए उसने कविता ने कुछ नहीं किया, ऐसी कविता को प्लेटो जी नहीं मानते थे। ठीक है, प्लेटो के अनुसार ऐसी कविता, ऐसा काव्य बहुत ही प्रमुख है और वैसे ही प्रमुख काव्य वो मानते थे जिससे आदर्श राज्य का निर्माण हो, समाज के लिए हो और वहाँ के रहने वाले नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। ऐसे नहीं है कि कविता सुनी और मन में उत्साहित हो गए, वो नहीं मानते थे। ठीक है, अगला है प्लेटो के विचारों से बेमेल है। देखिए, प्लेटो के विचारों से क्या बेमेल है? तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। क्या बताया आपको? जो तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, तो ये इनका कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो तात्विक दृष्टि है उससे जो मूल सत्य होता है वो अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। मूल सत्य क्या था? देखिए, मूल सत्य क्या था? पलंग, क्योंकि उन्होंने उदाहरण ही पलंग का दिया था तो मैं पलंग ही बताऊंगी आपको। ये नहीं सोचेंगे कि मैं कहीं से जोड़ के या फिर कहीं और से बता रही हूँ आपको, जो उदाहरण दिया गया उसी के आधार पर बताती हूँ कि पलंग जो ईश्वर ने बनाया था वो क्या था? मूल सत्य और अमूर्त ज्ञान रूप विचार, और फिर उसके ऊपर जो बढ़ई बना रहा है वो अमूर्त ज्ञान विचार, और उसी के ऊपर जो चित्रकार बना रहा है वो तो देखिए आगे आगे उसके ज्ञान में विस्तार भी हो रहा है और उनके ऊपर क्या हो रहा है? वो अमूर्त ज्ञान रूप में विचार होता है। अगला, वस्तु सत्य अमूर्त तथा ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। क्या है? वस्तु सत्य क्या है? अमूर्त है। देखिए, वस्तु सत्य क्या है? अमूर्त है, और जो ज्ञान प्रसूत है वो मूर्त है। ठीक है, वस्तु सत्य जो ईश्वर ने बनाया है वो दिमाग में हो रखा है, ईश्वर के मतलब वो दैवीय शक्ति से है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ज्ञान प्रसूत जो सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है बढ़ई के द्वारा पलंग, वो हमें दिखाई देता है। तो देखिए, मूर्त और अमूर्त का मतलब क्या होता है? अमूर्त जो दिखाई नहीं देता, मूर्त जो हमें दिखाई देता है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है। ठीक है, कलाकृति क्या होती है? धारणा प्रसूत आभास मात्र है। देखिए, कला है ना, उसको जैसे हमने किसी चित्र को देख लिया तो हम उसको वैसे टच कर लेंगे। आप सोचिए उस बात को, चित्र को देखा आपने तो आप आभास कर सकते हैं, आप उससे पता लगा सकते हैं, आप आपके दिमाग से ये पता लगा सकते हैं कि ये पलंग है, आपको आभास हो जाता कि ये पलंग है। ठीक है, अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। देखिए, आप खुद समझदार हैं, अमूर्त ज्ञान रूप और जो धारणा प्रसूत आभास है उसमें अंतर क्यों नहीं होगा? अंतर जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका ऑप्शन है कि गलत है। देखिए,
अमूर्त ज्ञान रूप और धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं है, प्लेटो के विचार में ये मेल नहीं खाता है, क्योंकि उनके अनुसार जो अमूर्त ज्ञान रूप है और जो धारणा प्रसूत आभास है उसमें अंतर है। यहाँ पे अंतर नहीं बताया गया। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या की है। देखिए वही बात आ गई, ये वस्तु जगत क्या है, उन्होंने वस्तु जगत, देखिए यहाँ पे है ये वस्तु जगत, फिर विचार जगत और फिर कला जगत। वस्तु जगत पहले नहीं आएगा। वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध, बिल्कुल बिल्कुल। वस्तु जगत के माध्यम से मतलब वस्तु जगत क्या हो गई, आपका पलंग, और जो विचार हैं वो भगवान के मतलब स्मृति में आता है, लेकिन वो खुद का नहीं होता है, वो उनको भगवान ने दिया है। ठीक है, देखिए कोई पिक्चर आ गई आपके दिमाग में, तो वो आपने खुद ने स्वयं ने नहीं बनाई है वो पिक्चर आपके दिमाग में अपने आप ही आ गई है, वो दिव्य शक्ति है। लेकिन जब आप उस पिक्चर को बनाते हैं सामने अपने, तो वो क्या है, वो है आपका वस्तु जगत, और उसके आधार के ऊपर तीसरा कोई व्यक्ति उसका चित्र बनाकर प्रस्तुत करता है, तो वो है उसका कला जगत। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो वस्तु जगत है उसके माध्यम से विचार जगत मतलब फर्स्ट और थर्ड उसमें संबंध बताया। ठीक है, फर्स्ट मतलब भगवान और थर्ड मतलब कला जगत, उसमें उन्होंने क्या बताया, संबंध बताया। किसके माध्यम से, जो बीच का था वस्तु जगत उसके माध्यम से। ठीक है, देखिए एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आपके ऊपर से जा रहा होगा अगर आपने प्लेटो का सिद्धांत नहीं पढ़ा तो। अगर आपने प्लेटो का सिद्धांत बड़े ही अपने मनोयोग दृष्टि से पढ़ा है, आपने बिल्कुल आत्मसात होकर पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं कि मतलब ये हमारा पढ़ा हुआ है और आपको याद भी हो रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, प्लेटो विचार को सार्वभौम अमूर्त सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं विचार को, वो सार्वभौम अमूर्त सत्य मानते हैं। आपके विचार आते हैं दिमाग में और जो वो क्या होता है, अमूर्त होता है। विचार क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। उनकी प्रतिकृति एक और अनुकरण मूलक और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। ठीक है, क्या है, जो उनकी प्रतिकृति, जो विचारों की जो प्रतिकृति है वो एक ओर तो अनुकरण मूलक होती है और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है जो रूपाकार धारणा करने पर अनुकरण का विषय हो जाता है। ठीक है, देखिए उन्होंने अनुकरण का आधार तात्विक ज्ञान न होकर रूपाकार संबंधी उसकी अपनी धारणा होती है। क्या बताया उन्होंने कि उसके अनुकरण का आधार, किसके अनुकरण का आधार, प्लेटो का जो अनुकरण है उसका आधार तात्विक ज्ञान न होकर रूपाकार संबंधी उसकी अपनी धारणा होती है। ठीक है, क्या है, तात्विक ज्ञान नहीं होकर जो उनका रूपाकार संबंधी जो उनकी अपनी धारणा है वो होती है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। क्या होता है, जो मूल सत्य होता है वो अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और अभाव के बीच है। यहाँ पे आप इसको समझेंगे, प्लेटो के अनुसार क्या है कि जो मूल सत्य है वो अमूर्त ज्ञान रूप विचार है। मूल सत्य क्या है, आपका पलंग, वो क्या था, अमूर्त ज्ञान रूप विचार था कि भगवान ने आपके दिमाग में आपको वो यथार्थ दिया, उसके बाद में जो बढ़ई ने बनाया वो क्या हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, मूर्त है। उसके बाद में चित्र बनाया किसने, चित्रकार ने या कवि ने। तो देखिए वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच है। जो वस्तु का सत्य है वो क्या है, ज्ञान का जो सत्य और असत्य है उसके बीच है। ज्ञान और धारणा के बीच है क्या, वह अस्तित्व और अभाव के बीच है। ठीक है, किस किस के बीच है सत्य, जो वस्तु सत्य है उनका किस किस के बीच में है, ज्ञान, जो वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वहीं अस्तित्व और अभाव के भी बीच है। इस बात को आप याद रखेंगे, किसके बीच, सत्य और असत्य के बीच, ज्ञान और धारणा के बीच और अस्तित्व और अभाव के बीच। ठीक है, अगला है अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग कितने स्वीकार किए हैं। आपसे पूछा गया है कि जो अरस्तु हैं उन्होंने त्रासदी के कितने अंग स्वीकार किए हैं, तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। आप याद रखेंगे इनके 6 अंग कौन से हैं, आपसे 6 अंग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। कौन से, कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। कौन कौन से, कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। देखिए अरस्तु ने काव्य दोषों के कितने आधार माने, 5। कौन से,
असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन और शिल्पगत दोष। कौन से दोष माने? काव्य दोष माने उन्होंने 5। कौन कौन से? असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत दोष। ठीक, अगला है अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्टोटिलेस था। इनके गुरु का नाम सिकंदर था। ठीक है, याद रखिए जो अरस्तु हैं इनका मूल नाम क्या था? अरिस्टोटिलेस, और इनके गुरु का नाम था सिकंदर। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई? 4। देखिए अरस्तु के बारे में यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अरस्तु ने ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 400, जिसमें से सर्वप्रमुख 3 हैं। इनके तीनों ग्रंथ हैं, ये आप याद रखेंगे किससे संबंधित है और कैसे ग्रंथ हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ग्रंथ है इनका पेरिपोई एथिकेस। क्या नाम है? पेरिपोई एथिकेस। ये एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। पेरिपोई एथिकेस है, ये कैसा ग्रंथ है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अरस्तु का पेरिपोई एथिकेस ग्रंथ जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो ये काव्य शास्त्र से संबंधित है। काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन है इसमें। देखिए जो काव्य के मौलिक सिद्धांत हैं उनका विवेचन किसमें है? पेरिपोई एथिकेस में। अगला है लेखनेस रिटोरिकेस। ठीक है, क्या है? लेखनेस रिटोरिकेस, ये भाषा शास्त्र से संबंधित है। आप याद रखेंगे भाषण, भाषा और भावों का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? जो लेखनेस रिटोरिकेस है इसमें भाषण, भाषा और भावों का वर्णन किया गया है। अगला है वसीयतनामा। दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। देखिए जो वसीयतनामा है ये दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। कौन सा? दास प्रथा। अगला है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? आपसे पूछा है कि जो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। क्या है? जो कला है वो प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। अगला है आपसे पूछा है कि अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन बताना आपको। कला प्रकृति की भावनामय और कल्पनामय अनुकृति नहीं है। देखिए ये आएगा, ये कथन जो कला प्रकृति की भावनामय और कल्पनामय अनुकृति नहीं है, ये प्लेटो का कथन तो सत्य है, लेकिन जो अरस्तु हैं इनका कथन गलत है। अरस्तु ने ये नहीं कहा था। ठीक है, अरस्तु ने क्या नहीं कहा था? अरस्तु ने ये नहीं कहा था कि जो कला है वो प्रकृति की भावनामय और कल्पनामय अनुकृति नहीं है। इनके अनुसार कला है, कला प्रकृति की भावनामय और कल्पनामय अनुकृति है। ठीक है, काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप है। ठीक है, और अनुकरण एक सृजन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति को प्रक्षेपीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। क्या है? कला प्रकृति की भावना में और कल्पना में अनुकृति नहीं है। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत के संबंध में ये कथन असंगत है, क्योंकि जो कला प्रकृति की भावना में और कल्पना में अनुकृति नहीं है ये कथन प्लेटो ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, अरस्तु भावना में तथा कल्पना में अनुकरण को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जो अरस्तु है ना वो भावना में और जो कल्पना में जो अनुकरण है उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार कौन नहीं करते? प्लेटो नहीं करते। देखिए आप कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अरस्तु है, ये इनका उल्टा है। ठीक है, प्लेटो का। अरस्तु की मान्यता है कि इस अनुकरण का चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा। ठीक है, अनुकरण को कौन ने, अनुकरण का जो मेन टॉपिक अनुकरण से संबंधित किसका था? अनुकरण कौन मानते थे? प्लेटो। तो देखिए वो क्या नहीं मानते थे? प्लेटो है वो अनुकरण का जो चित्रण है वो कवि की भावना और कल्पना का निश्चय योगदान है, वो नहीं मानते थे। ठीक है, जबकि अरस्तु क्या मानते हैं? अनुकरण का चित्रण कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल समान नहीं है। ठीक है, अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। देखिए जो अरस्तु हैं
वो अनुकरण को क्या मानते हैं, सृजनात्मक प्रक्रिया, जबकि प्लेटो क्या मानते थे, नकल की नकल, अनुकरण का अनुकरण, नकल की नकल, नकल मानते थे वो, जबकि अरस्तु क्या मानते हैं, अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनुकरण को नकल मानने वाले कौन थे और अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानने वाले कौन थे। देखिए किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी साहित्य जगत है ये, और कहीं से कुछ भी उठा के दे देंगे और आप मना भी नहीं कर सकते हैं। आपको हर हाल में तैयार रहना होगा, हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स के साथ में आपको चारों ऑप्शन जिस दिन आपको खोलने आ गए, हर एक बात आपको याद हो गई तो आपको किसी भी एग्जाम से कोई भी बात नहीं कर सकता है। ठीक है। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष और अपूर्णताएं पूरी की जाती हैं। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक और नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। काव्य कला को अरस्तु की क्या देखते हैं, राजनीतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखते हैं, जबकि सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो काव्य कला है उसको अरस्तु किस दृष्टि से नहीं देखते हैं, राजनीतिक और नीति शास्त्र से, जबकि आपके प्लेटो हैं वो राजनीतिक और नीति शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। और जो अरस्तु हैं उन्होंने किस में देखा है, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से इन्होंने काव्य को देखा है। अरस्तु ने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया। ठीक है। अरस्तु ने सुंदर को क्या बताया, शिव से अधिक व्यापक बताया। अरस्तु और प्लेटो के बारे में आप ये कथन याद रखेंगे, प्लेटो किस प्रकार से कहते हैं और अरस्तु किस प्रकार से कहते हैं। प्लेटो का विपरीत है अरस्तु। ठीक है। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। ठीक है। देखिए त्रासदी के अनिवार्य अंग हमने आपको बता दिए थे कि त्रासदी के अनिवार्य अंग कितने हैं, 6। कौन कौन से, कथानक, दूसरा चित्र, तीसरा है विचार, चौथा है पद योजना, पांचवा है गीत और छठा है दृश्य। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे। देखिए क्या पूछा आपसे, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। दृश्य विधान पदावली और भाषा परिष्करण अनुकरण के विषय हैं। पदावली गीत और चरित्र अनुकरण के विषय हैं। कथानक चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार दृश्य विधान कथानक अनुकरण के विषय हैं। आपसे पूछा है कि अनुकरण के विषय कौन से हैं, तो देखिए अनुकरण के विषय सिर्फ 3 हैं, कथानक, चरित्र और विचार। ठीक है। अनुकरण किसका होता है, अनुकरण कथानक, चरित्र और विचार का होता है। ठीक है। तो क्या बताया है यहाँ पे, उपयुक्त कथन पूछा था आपसे कि जो त्रासदी के अनिवार्य अंग हैं उसमें अनुकरण विषय के कौन से अंग हैं, तो अनुकरण के कौन से हैं, कथानक, चरित्र और विचार। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अरस्तु के त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है, कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। ठीक है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। कौन कौन से, कथानक, चरित्र, विचार, पदविन्यास या भाषा, गीत और दृश्य। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन तरह का सिद्धांत दिया है। ठीक है। कथानक के लिए अरस्तु ने किसका सिद्धांत दिया, तो संकलन तरह का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने देश काल और कार्य के अनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया। किसके माध्यम से, जो देश काल है, देश काल और जो कार्य हैं उसके आनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया है। अगला, कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु का घटना विन्यास। क्या है, कथानक का क्या अर्थ है, त्रासदी की जो विषय वस्तु है उसका घटना विन्यास है। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है। क्या है, अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया। किसको, कथानक को। ठीक है। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं। कौन कौन से, गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। कौन सा, गंभीर कथानक हो सकता है, पूर्ण कथानक और विस्तृत कथानक। अगला है क्वेश्चन, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है। ठीक है। किसके संबंध में, अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है उसके संबंध में आपको असंगत कथन बताना है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र के इतर स्रोत से किया था। आपसे पूछा क्या है कि जो इसके जो विरेचन सिद्धांत है उसके बारे में असंगत कथन आपको बताना है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से लिया है। बिल्कुल ठीक है। मन की शुद्धि से आत्मा विशद और प्रसन्न होती है, ये भी कथन है। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की है। देखिए, प्लेटो के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसका समर्थन करने के लिए विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की है, ये कथन गलत है। क्यों गलत है, मैं बताती हूँ आपको।
प्लेटो के जो सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित करने में अरस्तु ने कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। वैसे सोचे तो आप भूमिका निभाई है इन्होंने, लेकिन ये नहीं निभाई है कि उनके जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनका समर्थन किया उन्होंने, उनका समर्थन नहीं किया उन्होंने। जो प्लेटो ने बताया है उसका विपरीत बताया किसने? अरस्तु ने। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अगर प्लेटो से संबंधित उनका कथन इस प्रकार से आता है, फिर उन्होंने प्लेटो के विचारों को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो के विचारों को आगे बढ़ाया किसने? अरस्तु ने। तो आप इस कथन को गलत करेंगे, क्योंकि प्लेटो के विचारों को अरस्तु ने आगे नहीं बढ़ाया है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं और सुकरात के क्या हैं? शिष्य हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ये नहीं है कि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और उन्होंने प्लेटो की धारणा को आगे बढ़ा दिया। नहीं, प्लेटो ने जो कहा था उसका विपरीत कहा किसने? अरस्तु ने। तो आप इस बात को याद रखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहीं आ गए, जो आपके प्लेटो हैं उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसका समर्थन करते हुए विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की, और ये कथन गलत है। ठीक है, अगला है, अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रास्ती की परिभाषा देते हुए कहा था। बिल्कुल ठीक है, अरस्तु ने जो विरेचन शब्द का प्रयोग है वो त्रास्ती की परिभाषा देते हुए किया है। ठीक है, तो आपके आंसर कौन सा आएगा इसमें? सी, क्योंकि यही कथन गलत है। याद रखेंगे आप प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने क्या कहा था। ठीक है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की है। यह अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। विरेचन के संदर्भ में अन्य कथन बिल्कुल सारे सत्य हैं। ठीक है, अगला है, पेरी इप्सुस ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जो पेरी इप्सुस ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं आपके लोनजाइन्स। ठीक है, लोनजाइन्स का सिद्धांत कौन सा है? उदात्त सिद्धांत है उनका। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स दी गई है, क्वेश्चन भी इस प्रकार से है, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको मैं पढ़ा ही नहीं सकती। एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 क्वेश्चन ही हो रहे हैं मेरे से। ठीक है, देखिए, पेरी इप्सुस ग्रंथ के रचयिता उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोनजाइन्स हैं। ठीक है, जो पेरी इप्सुस ग्रंथ है वो किसका है? लोनजाइन्स का है, और इनका सिद्धांत कौन सा है? उदात्त सिद्धांत है। लोनजाइन्स मूल यूनानी नाम लोंगिनुस था। याद रखेंगे, लोनजाइन्स और लोंगिनुस एक ही व्यक्ति के नाम। समय ईसा की प्रथम और तृतीय शताब्दी माना जाता है। इनका समय कब माना जाता है? ईसा की जो प्रथम शताब्दी है या प्रथम शताब्दी और तृतीय शताब्दी के बीच में माना जाता है। पेरी इप्सुस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 में इतावली विद्वान रोबेर्तेली ने करवाया था। याद रखेंगे, जो आपका इनका जो ग्रंथ है किसका? लोनजाइन साहब का जो ग्रंथ है पेरी इप्सुस, ये प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 में किसने करवाया था? क्या थे? इतालवी विद्वान थे। कौन? रोबेर्तेलो, उन्होंने करवाया था। ठीक है, पेरी इप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र मतलब रेटोरिक का ग्रंथ है। याद रखेंगे, जो पेरी इप्सुस है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये भाषण शास्त्र है वैसा ग्रंथ। लोनजाइन्स ने पेरी इप्सुस की रचना पत्र के रूप में पोस्तीम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की है। ठीक है, याद रखेंगे, लोनजाइन्स ने जो पेरी इप्सुस जो रचना है वो पत्र के रूप में है, और किसको संबोधित करते हुए लिखी है उन्होंने? जो पोस्तीम्यूस तेरेंतियानुस उस नामक जो व्यक्ति है उसको संबोधित करके इन्होंने लिखी है। देखिए, लोनजाइन्स की जो पेरी इप्सुस है इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादातर तथ्य आ गए। ठीक है, लोनजाइन्स ने अपनी रचना पेरी इप्सुस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। याद रखेंगे, लोनजाइन्स ने काव्य की आत्मा किसको माना है? तो उदात्त को माना है। किस रचना में कहा उन्होंने? पेरी इप्सुस में कहा। और पेरी इप्सुस क्या है? एक पत्र के रूप में प्रकाशित हुई थी, और किसको संबोधित करते हुए? तो पोस्तीम्यूस लेरेंतियानुस, नाम इतने अटपटे हैं। ठीक है, इनको संबोधित करते हुए लिखा था। और पेरी इप्सुस क्या था? एक ये भाषण शास्त्र रेटोरिक ग्रंथ था। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1554 में इतावली विद्वान रोबेर्तेलो ने करवाया था। ओके, उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केकीलियुस नामक व्यक्ति ने किया था। देखिए, जो उदात्त है उसका सर्वप्रथम निरूपण करने वाले कौन थे? केकीलियुस नामक व्यक्ति। यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां लोनजाइन्स का प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं। क्या है ये रोचक तथ्य है? क्या है रोचक तथ्य? कि कुछ विद्वान जहां लोनजाइन्स को प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान, देखिए, जहां रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां लोनजाइन्स को प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। लोनजाइन्स ने कहा है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। याद रखेंगे, जो लोनजाइन्स ने कथन कहा है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, ये किसने कहा? तो लोनजाइन्स ने।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉन्जाइन्स ने महान आत्मा के प्रतिध्वनि किसको कहा है, तो महान आत्मा के प्रतिध्वनि उदात्त को कहा है। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। वेरी सॉरी क्योंकि मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे 20 या 30 50 के लगभग आपके क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।